हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज। इस वीडियो में बात होगी हमारी फॉर्म टैग के बारे में। फॉर्म टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है अपने वेबसाइट, अपने वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। आप जब भी किसी वेबसाइट में रजिस्टर करते हैं, लॉग इन करते हैं, सर्च करते हैं, फीडबैक देते हैं, बैकग्राउंड में लगा होता है फॉर्म टैग। हालांकि फॉर्म टैग किसी तरह का यूजर इंटरफेस नहीं देता, बट जो भी आपने डेटा फिल करा है, फॉर्म टैग वो डेटा सेंड करता है टू द सर्वर। डिटेल में बात करते हैं फॉर्म टैग के बारे में वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। राइट फ्रेंड्स, फॉर्म टैग आप अपने वेब पेजेस पे जनरली यूज करते हैं जब आप यूजर से किसी भी तरह का इनपुट या किसी भी तरह की चीजें सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। से फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन पेज देना चाहते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन पेज में यूजर कुछ इनपुट करेगा? तो डेफिनेटली करेगा, वो अपनी कुछ डिटेल्स डालेगा। इस काम के लिए आप यूज करोगे फॉर्म टैग। आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन पेजेस देना चाहते हैं, आप यूजर को कुछ प्रोडक्ट की डिटेल दिखाना चाहते हैं जिसमें वो कुछ सेलेक्ट करके ऑर्डर करेगा, या फिर आप यूजर से किसी तरह का फीडबैक या सर्चिंग करवाना चाह रहे हैं। इन सभी तरह के इनपुट्स के लिए फ्रेंड्स हम लोग अपने कोड के अंदर यूज करते हैं फॉर्म टैग। अगर फॉर्म टैग का मैं आपको एक्चुअल आउटपुट दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये एक रजिस्ट्रेशन का पेज है जो फॉर्म टैग से बना है। ये एक और साइन अप या लॉगिन का पेज है जो फॉर्म टैग से बना है। अब आगे जाने से पहले बहुत बहुत जरूरी बात जो बिगनर्स के दिमाग में गलत तरीके से कई बार आ जाती है, वो क्या? बहुत सारे बिगनर्स ये सोचते हैं कि ये पूरा ही आउटपुट हमें फॉर्म टैग दे रहा है। बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, फॉर्म टैग की कोई विजुअल अपीयरेंस नहीं होती है। आई रिपीट, फॉर्म टैग आपको स्क्रीन पे या आपके वेब पेज पे विजुअली नहीं दिखेगा। अगर आपको लग रहा है सर फिर ये क्या है, ये जो हमको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये जो हमको बटन दिख रहा है, ये फॉर्म नहीं है, नहीं ये फॉर्म नहीं है, ये इनपुट कंट्रोल्स है। तो फिर फॉर्म टैग का क्या रोल है? क्या फॉर्म टैग के बिना ये इनपुट कंट्रोल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। फॉर्म टैग का क्या रोल है? फॉर्म टैग का रोल है फ्रेंड्स, जो भी डेटा यूजर यहां पर फिल करेगा, वो डेटा फिल करने के बाद जब वो इस बटन को क्लिक करेगा, कौन सा बटन? सबमिट बटन, तो ये पूरा डेटा यहां से कैप्चर करके सर्वर पे सेंड करना। यानी फॉर्म टैग एक्चुअल में दो पार्ट्स में आप समझोगे। जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो फॉर्म टैग का रोल सिर्फ डेटा कैप्चर करना होता है। बैकएंड की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म टैग ये डेटा कैप्चर करके जब बैकएंड को सेंड करता है, तब हम उस डेटा को एक्सेस करके, उस डेटा को रिट्रीव करके उस पर कई तरीके की कर सकते हैं प्रोसेसिंग। जैसे आप सोचिए, खाली डेटा भरने के लिए थोड़ी ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया है। ये डेटा फिल होने के बाद कहीं सेव भी तो होगा। सेव करने के लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा बैकएंड पे। तो सबसे पहली बात, फॉर्म टैग के बिना भी आपके वेब पेज पे ये सारे इनपुट कंट्रोल आ सकते हैं, लेकिन बगैर फॉर्म टैग के इनका डेटा सर्वर को सेंड नहीं होगा, अनलेस और अनटिल आप जावास्क्रिप्ट में एजेक्स जैसे कॉन्सेप्ट की मदद ले। अगर आपने वो सब कुछ भी नहीं करा तो आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी डेटा हमने कैप्चर करा है वो डेटा हम सर्वर पे सेंड कर पाए। इसलिए फॉर्म की मैं फिर कह रहा हूं, कोई विजुअल अपीयरेंस नहीं होती है। फॉर्म का काम होता है जो भी अंदर डेटा स्टोर करा गया है वो डेटा कैप्चर करना और सर्वर पे सेंड करना। कब करना है काम? जब नॉर्मली यूजर प्रेस करेगा सबमिट बटन। आई होप ये थ्योरी आपको इतना क्लियर कर गई होगी कि फॉर्म टैग का पर्पस क्या है। तो फॉर्म टैग का पर्पस मेनली है डेटा कैप्चरिंग। यूआई बनाना फॉर्म टैग का पर्पस नहीं होता। अब बात करते हैं फॉर्म टैग का सिंटेक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फॉर्म टैग का जो मिनिमम सिंटेक्स हम लिखते हैं जनरली, उसमें हम दो एट्रीब्यूट्स देते हैं। एक होता है एक्शन, एक होता है मेथड। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप भी ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैं हल्का ओवरव्यू आपको देता हूं, इसके बारे में डिटेल में बात होगी जब हम करेंगे बैकएंड का कोड डिजाइन। क्योंकि मैंने कहा फॉर्म टैग आप दो पार्ट्स में कंप्लीट कर पाएंगे। फ्रंट एंड में आप सिर्फ ये देखेंगे वो डेटा कैप्चर कर रहा है, बैकएंड में आप देखेंगे वो जो कैप्चर करा है फॉर्म ने डेटा, वो सर्वर को सेंड होगा और सर्वर उसको करेगा प्रोसेस। अब फॉर्म टैग का डेटा सर्वर पे जिस कोड को सेंड करा जाएगा, यहां पर फ्रेंड्स उस सर्वर साइड पेज का नाम आएगा। से फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रेशन पेज बना रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा रजिस्टर। और मान लीजिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है जावा में। जावा की एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती है जेएसपी। मान लीजिए मैंने जेएसपी यूज करा हुआ है, तो मैं यहां लिख दूंगा रजिस्टर डॉट जेएसपी। अभी टेंशन मत लीजिएगा ये जेएसपी वगैरह क्या है, आप बस इतना मान लीजिए रजिस्टर डॉट जेएसपी सर्वर पे एक कोड है। राइट, सर्वर पे एक जावा का कोड मैंने लिखा है जिसका काम है इस डेटा को कैप्चर करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। दैट्स इट। तो यहां पर एक्शन के अंदर हम इस चीज को मेंशन करते हैं। दूसरा आता है फॉर्म टैग में मेथड एट्रीब्यूट। मेथड एट्रीब्यूट ये बताता है कि जब फॉर्म टैग सर्वर को डेटा सेंड करेगा तो कैसे करेगा। कैसे करेगा मतलब,
कैसे करेगा, मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल ने फॉर्म टैग से डेटा सेंड करने के दो मैकेनिज्म दिए हैं। एक मैकेनिज्म का नाम होता है गेट, एक मैकेनिज्म का नाम होता है फ्रेंड्स पोस्ट। जब आप गेट लिखते हैं मेथड की वैल्यू, तो फ्रेंड्स डेटा जब सर्वर पे सेंड करा जाता है तो वो आपको आपके ब्राउजर के यूआरएल के अंदर यानी एड्रेस बार के अंदर दिखता है। आपने बहुत बार देखा होगा, आप अमेजोन वगैरह पे कुछ सर्च अगर कर रहे हैं तो जो भी आप वर्ड डाल रहे हैं, जैसे आपने मोबाइल सर्च करा और क्लिक करा, तो एक तो वो जो सर्च बॉक्स है ना वो फॉर्म टैग से बना है। फिर आपने जब क्लिक करा होगा ना, तो सर्च से डेटा कैप्चर करके सर्वर को सेंड करते वक्त अमेजोन यूज करता है जनरली गेट। तो जो आपने टाइप करा ना, जैसे आपने टाइप करा सैमसंग मोबाइल या आपने टाइप करा वन प्लस मोबाइल, तो आप देखेंगे ऊपर एड्रेस बार में आपको आपका टाइप डेटा दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां मेथड की वैल्यू सेट करी गई है गेट। तो गेट का मतलब होता है जो भी डेटा यूजर ने टाइप करा वो डेटा हम कैप्चर करें और सर्वर को सेंड करते वक्त एड्रेस बार में उसको दिखाएं। और अगर आप पोस्ट कर देते हैं, डेटा अभी भी सर्वर को जाएगा, लेकिन डेटा एड्रेस बार में जाता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये डेटा शायद सेंसिटिव डेटा होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर हम एक लॉगिन पेज बनाते हैं, करेक्ट, यहां यूजर अपनी लॉगिन आईडी लिखता है, यहां यूजर अपना लॉगिन का पासवर्ड लिखता है, ठीक है। अब उसने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिखा है, क्या अपन चाहेंगे कि ये पासवर्ड खास तौर पे हमारे एड्रेस बार में दिखे, हमारे एड्रेस बार में रिवील हो? शायद हम नहीं चाहेंगे, राइट। उस केस में हम लोग मेथड की वैल्यू सेट कर देते हैं पोस्ट, है ना। अभी ज्यादा परेशान मत होइए, मैंने कहा बैकएंड से आप इसको ज्यादा बेटर समझ पाओगे। अभी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर याद रखिए, अगर आपके फॉर्म में जो डेटा आप ले रहे हैं वो सेंसिटिव डेटा नहीं है, उस केस में आप यूज करेंगे गेट। अगर वो सेंसिटिव डेटा है, जैसे कि आप पासवर्ड ले रहे हैं या कोई फाइनेंशियल डेटा ले रहे हैं, उस केस में आप मेथड के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे पोस्ट। ओके, और ये दोनों एट्रीब्यूट्स गौर करिएगा, वैसे ऑप्शनल है, आप नहीं देंगे तो इनकी अपनी अपनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। जैसे मेथड की डिफॉल्ट वैल्यू गेट होती है और एक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू वही पेज होता है जिस पेज पे आपने फॉर्म टैग लगाया हुआ है। ओके, तो अगर आपने एक्शन नहीं दिया तो बटन क्लिक पे यही पेज अपने आप को रीलोड करेगा, और अगर आपने एक्शन दे दिया तो जो भी पेज का नाम आपने दिया है, फॉर्म अपना सारा डेटा इस पेज को करेगा सेंड। दैट इज द बेसिक आइडिया अबाउट द फॉर्म टैग। अब बात आती है, अगर फॉर्म टैग इनपुट नहीं लेता है तो फिर हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं? तो जैसा मैंने कहा, फॉर्म टैग के थ्रू इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट कंट्रोल, जिन्हें आप आम बोलचाल में जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये इनपुट कंट्रोल्स फ्रेंड्स आप तीन तरह के टैग से बनाते हैं, तीन तरह के टैग्स होते हैं, लेकिन इनपुट कंट्रोल कई तरह के बनते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्हील्स, जैसे कि चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, लिस्ट, इस इन सब को हम बोलते हैं इनपुट कंट्रोल। और इनके लिए आप तीन तरह के टैग्स यूज करते हैं। अच्छा, क्या क्या है वो तीन तरह के टैग? एक टैग होता है फ्रेंड्स इनपुट टैग, एक टैग होता है टेक्स्ट एरिया टैग, और एक टैग होता है फ्रेंड्स सेलेक्ट टैग। कितने टैग? तीन टैग्स आप यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज इनपुट, अदर वन इज कॉल्ड एज टेक्स्ट एरिया, अदर वन इज कॉल्ड एज सेलेक्ट। कौन है ये फॉर्म के अंदर यूज होने वाले टैग्स हैं। क्या ये फॉर्म के बिना काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन फॉर्म अगर इनके साथ कनेक्ट होगा तो इनका डेटा कैप्चर करके सर्वर को हम कर पाएंगे सेंड। इनपुट से गौर करिएगा, आप 9 तरीके के इनपुट कंट्रोल्स बना पाएंगे। एक अकेला इनपुट टैग 9 तरह के कंट्रोल बनाएगा, और ये मैं HTML4 की बात कर रहा हूं। अगले वीडियो में, आगे के वीडियोस में मैं HTML5 जब लूंगा तब इनपुट की और वेराइटीज आपको बताऊंगा। अभी HTML4 की बात करें तो 9 तरह के कंट्रोल्स आप इस इनपुट टैग से बना पाएंगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट एरिया से आप एक मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बना पाएंगे, जैसे कि एड्रेस या फीडबैक के केस में होता है, और सेलेक्ट के थ्रू आप जनरेट कर पाएंगे लिस्ट बॉक्स। ओके, तो इन तीन टैग्स की मदद से आप ये मल्टीपल कंट्रोल्स बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, अब इनका एक एक का अपन डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो अगली स्लाइड को मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूं, वो मैं आपको बता चुका हूं। ओके, ये वाली स्लाइड। अब ये देखिए, ये कुछ इनपुट कंट्रोल्स, जैसे आप नोटिस कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम ये अपने आप में टेक्स्ट बॉक्स है, जेंडर ये अपने आप में रेडियो बटन हैं, सब्जेक्ट ये अपने आप में चेक बॉक्सेस हैं, वो जो मदुरई आपको लिखा हुआ दिख रहा है वो अपने आप में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जिसमें आप यूजर को कुछ सिटी में से कोई एक सिटी चूज करने को बोलेंगे। उसके नीचे जो कमेंट्स आपको दिख रहा है वो टेक्स्ट एरिया है। इस तरीके के कंट्रोल्स कहलाते हैं इनपुट कंट्रोल, जो इनपुट, टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट नाम के टैग से बनते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनपुट टैग के बारे में। इनपुट टैग, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, आप उन कंट्रोल्स के लिए यूज करेंगे जिसमें यूजर आपको कोई इनपुट दे पाए। और जैसा मैंने कहा, आप 9 तरह के कंट्रोल इनपुट टैग की मदद से बना सकते हैं। ये 9 कंट्रोल्स हैं टेक्स्ट,
पासवर्ड, चेकबॉक्स, राइट। इन सब का एक एक ओवरव्यू में मैं आपको देता चलता हूं। टेक्स्ट, ये जब आप लिखेंगे तो एक प्लेन टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें यूजर जो भी टाइप करना चाहे कर सकता है, चाहे अल्फाबेट चाहे डिजिट, और ये डेटा यूजर टाइप करेगा तो वो दिखेगा। दूसरा आता है पासवर्ड, वो भी होता टेक्स्ट बॉक्स ही है, लेकिन डेटा उसका हिडन रहता है। हिडन मतलब आप लिखोगे तो उसकी जगह आपको स्टार या डॉट्स नजर आएंगे। चेकबॉक्स अपने आप में एक टॉगल बटन होता है, स्क्वायर बटन होता है, जिसपे क्लिक करेंगे तो चेक मार्क आएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो चेक मार्क चला जाएगा। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड रेडियो। ये सर्कुलर बटन्स होते हैं, आपने बहुत जगह देखे होंगे, जहां यूजर एट अ टाइम कोई एक ऑप्शन चूज कर पाता है। अ गुड एग्जांपल इज जब आप यूजर से उसका जेंडर ले रहे हो। अनदर गुड एग्जांपल इज जब यूजर से आप पेमेंट ऑप्शंस ले रहे हो। अब पेमेंट ऑप्शन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश ऑन डिलीवरी, बहुत सारे हैं, चूज तो एक बार में एक ही होगा। उस केस में आप यूज करोगे रेडियो। जबकि चेकबॉक्स आप तब यूज करोगे जब आप यूजर को जो ऑप्शंस दे रहे हो उसमें एक से ज्यादा चूज कर सकता है। जैसे आपने बहुत सारी पिज्जा वेबसाइट्स पे देखा होगा, पिज्जा ऑफरिंग वेबसाइट्स पे वो टॉपिंग्स के लिए आपको चेक बॉक्सेस देती हैं, चीज, अलिव, कैप्सिकम, टोमेटो, जिसकी भी आपको टॉपिंग चाहिए आप मल्टीपल टॉपिंग्स चूज कर पाते हैं। क्लियर। देन वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड सबमिट, वेरी इंपॉर्टेंट बटन। अब आपने सारा डेटा तो ले लिया यूजर से, अब सर्वर को ये सेंड कैसे होगा? तो सेंड तब होगा जब हम सबमिट बटन क्लिक करेंगे। अनलेस हम सबमिट क्लिक करें ये डेटा सेंड नहीं हो पाएगा। सबमिट के अलावा हमारे पास एक रीसेट बटन होता है, इसे आप फॉर्म का क्लियर स्क्रीन मान लीजिए। अगर आप रीसेट बटन देते हैं और यूजर इस बटन पे क्लिक करता है तो फॉर्म का पूरा डेटा इरेज हो जाएगा और फॉर्म वापस हो जाएगा बिल्कुल ब्लैंक, या फिर वैसा जैसा वो ओरिजिनली था। इसके अलावा हमारे पास एक बटन नाम का भी वैल्यू है। अगर हमने इनपुट में बटन सेट कर दिया है तो हमें बटन मिलेगा, लेकिन इसकी कोई अपनी फंक्शनैलिटी नहीं होगी। और अगर आपको याद हो तो मैंने हेड टैग में जब आपको स्क्रिप्ट पढ़ाया था तब भी ये बटन यूज करा था मैंने। इस बटन को हम अपनी फंक्शनैलिटी देते हैं, और हम कैसे दे सकते हैं? हम इसको दे सकते हैं बाय कनेक्टिंग दिस बटन विद अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। यानी जब ये बटन क्लिक हो, जेएस का एक पीस ऑफ कोड चले, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम अपने बटन को अपनी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। फिर हमारे पास होता है इमेज। इसके थ्रू क्या कर पाएंगे? इसके थ्रू आप एक इमेज को एक्ट करवा पाएंगे एक सबमिट बटन की तरह। आई रिपीट, एक इमेज को एक्ट करवा पाएंगे एक सबमिट बटन की तरह। यानी दिखने में वो इमेज होगी, लेकिन जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो डेटा सबमिट की तरह काम करेगा, यानी फॉर्म सबमिट की तरह काम करेगा। फिर हमारे पास है फाइल। ये बहुत ही पॉपुलर है। आप जब भी किसी वेब पेज पे देखते हैं आपके पास अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, वो हम इस फाइल के थ्रू ला सकते हैं। जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा एक ब्राउज विंडो आ जाएगी, यूजर अपने कंप्यूटर से फाइल चूज कर सकता है जो उसे सेंड करनी है टू द सर्वर। लेकिन याद रहे, क्लाइंट वाले पार्ट पे सिर्फ फाइल चूज होगी, सर्वर पे फाइल पहुंचे, डेटाबेस में या डिस्क पे स्टोर हो, इसके लिए फिर हमें सर्वर साइड कोड लिखना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं ये पूरी HTML में पहला ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ HTML के बेस पर कंप्लीट नहीं होगा, इसमें बैकएंड कोडिंग की भी अपन को जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक अकेले इनपुट टैग से इतने सारे कंट्रोल बनेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स, इनपुट टैग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसका नाम होता है टाइप। तो फ्रेंड्स, टाइप एट्रीब्यूट की मदद से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम लोग किस तरीके का कंट्रोल चाहते हैं। जैसे हमने अगर टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू टेक्स्ट कर दी तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स ला पाएंगे जिसके अंदर यूजर अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिख पाएगा। लेकिन अगर हमने टेक्स्ट टाइप इक्वल टू कर दिया चेक बॉक्स, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा चेक बॉक्स। एक ही एट्रीब्यूट है टाइप, ये उसकी अलग अलग वैल्यूज हैं। मैंने सबमिट कर दिया तो हमारे सामने एक बटन आ जाएगा जिसपे सबमिट लिखा होगा और ये सबमिट बटन बन जाएगा। तो एक अकेला इनपुट टैग 9 तरह के कंट्रोल कैसे ला पाता है? ऑल क्रेडिट गोज टू टाइप एट्रीब्यूट, राइट। अब टाइप के अलावा आप देख रहे होंगे इनपुट में और भी एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए, हर एट्रीब्यूट हर बार नहीं दिया जाता। उदाहरण के तौर पे ये जो मैक्स लेंथ आप देख रहे हैं ना, इसको या साइज को आप तब देते हैं जब आप टाइप में लिख रहे होते हैं टेक्स्ट बॉक्स, राइट। फायदा क्या होता है? आप अपने टेक्स्ट बॉक्स की साइज कंट्रोल कर सकते हैं साइज से, और मैक्स लेंथ से आप ये तय कर सकते हैं कि यूजर मैक्सिमम कितना डेटा लिख पाएगा। जैसे कि आप फोन नंबर ले रहे हैं, अब फोन नंबर में मैक्सिमम कितने डिजिट अलाउड है? 10 अलाउड है, तो आप मैक्स लेंथ इक्वल टू 10 बोल दीजिए। यूजर जब यहां फोन नंबर टाइप करेगा 10 से ज्यादा टाइप नहीं कर पाएगा। तो फिर साइज से क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजन होता है बिगनर्स को। साइज की मदद से हम ये डिसाइड करते हैं विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कितनी होगी, ओके। और मैक्स लेंथ की मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कितना डेटा हम टाइप कर पाएंगे। तो गेस करिए, मैंने साइज दी 15, तो टेक्स्ट बॉक्स 15 कैरेक्टर्स जितना वाइड आएगा। मैंने मैक्स लेंथ दी 10,
आप इसमें 15 नहीं, आप इसमें टाइप कर पाएंगे टोटल 10 डिजिट्स या 10 अल्फाबेट या 10 सिंबल। ये तय करता है मैक्स लेंथ। अब ये मैक्स लेंथ किसी काम का नहीं है अगर हम टाइप इक्वल टू कह रहे हैं चेक बॉक्स, क्योंकि चेक बॉक्स की कोई लेंथ थोड़ी ना होती है या चेक बॉक्स की कोई साइज थोड़ी ना होती है। इसलिए अपन को हर एक के साथ ये एट्रीब्यूट यूज नहीं करने होते, कुछ एट्रीब्यूट सबके साथ यूज होते हैं। तो जैसे जैसे मैं इनपुट टैग के टाइप को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, इन एट्रीब्यूट्स को हम कवर अप करते जाएंगे। बस इसमें एक एट्रीब्यूट है जो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, और वो फ्रेंड्स एट्रीब्यूट होता है नेम। जैसा मैंने आपसे कहा, जो भी हम फॉर्म के अंदर फिल करेंगे वो सारा डेटा सेंड करा जाएगा टू द सर्वर। अब जब डेटा सर्वर के पास जाता है तो की वैल्यू पेयर में जाता है। आपके लिए थोड़ा नया सा वर्ड है, बट इसकी आदत डाल लीजिए, आपको खूब सुनने को ये मिलेगा वेब टेक्नोलॉजीज में। की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर का मतलब जब इतना सारा डेटा सर्वर तक पहुंचेगा तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये नाम है, ये एज है, ये सैलरी है। तो हम जितने भी टाइप इक्वल टू टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे सबको एक एक नाम देंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसा प्रोग्रामिंग में आप वेरिएबल बनाते हैं ना, नेम इज इक्वल टू सचिन, एज इक्वल टू 31, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल वैसे आप यहां पर करते हैं। तो ये जो नेम एट्रीब्यूट है ये सर्वर को आइडेंटिफाई करवाता है कि ये पर्टिकुलर नाम वाले वेरिएबल या कंट्रोल की ये वैल्यू है, ये नाम वाले कंट्रोल की ये वैल्यू है। इस पे आप और डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन डिस्कस कर रहे होंगे बैकएंड वाला कोड, और कुछ बातें तो अभी प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएंगी जब आप फॉर्म को डेटा सेंड करते हुए देखें। ठीक है, चलिए तो अब यहां से शिफ्ट होते हैं अपन अपने आईडी पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, और यहां चलकर करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स फॉर्म का पहला एग्जांपल आपके सामने। मैंने क्या लिखा है, मैंने फॉर्म लिखा है। फॉर्म के अंदर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है। अच्छा, एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने फॉर्म बिल्कुल नहीं दिया होता, हटा दिया, मान लीजिए मैंने फॉर्म, सॉरी, इनपुट कंट्रोल्स हटा दिए। ठीक, क्या अब मुझे कोई यूआई नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। आप चेक करिए, ये हमारे पेज का आउटपुट है, और हमारे पेज के आउटपुट में हमें कहीं कोई यूआई नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आपको दिख रहा है। तो मैंने वही आपको समझाया, फॉर्म कोई आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने कोड के अंदर, और यहां पर मैं अपना कंटेंट वापस ले आता हूं। फर्स्ट नेम इक्वल टू, और इसके आगे मैंने लिख दिया है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब क्या होगा, फर्स्ट नेम लिखा हुआ आएगा और उसके सामने आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। कितने साइज का? आमतौर पे ब्राउजर्स 20 की साइज लेते हैं, हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसलिए अगर आपको लगता नहीं मुझे यही पर्टिकुलर साइज चाहिए, तो आप साइज एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैंने इस कोड को रन करा। अब आप नोटिस करिए, हमारे फॉर्म टैग का तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, लेकिन इनपुट कंट्रोल का आउटपुट आपको जरूर दिख रहा होगा। तो मेरे इस वेब पेज पे आप चेक करो, अब मेरे पास इनपुट कंट्रोल्स बने हुए आ गए। अब मैं चाहूं तो ये वाला जो है इसके अंदर लिख सकता हूं सचिन, ये वाला जो है इसके अंदर लिख सकता हूं कपूर। ये मैंने एज ए यूजर डेटा फिल कर। इन शॉर्ट एचटीएमएल में जब यूजर से इंटरैक्ट करना है आपको, तब आप यूज करेंगे इन इनपुट कंट्रोल्स को। अच्छा, ये बताइए अगर मैंने ये फॉर्म टैग ना दिया होता, सपोज करिए मैंने ये फॉर्म टैग ड्रॉप कर दिया, नहीं दिया, क्या अभी भी मेरे को यूआई में टेक्स्ट बॉक्सेस दिखेंगे? जवाब है 100% दिखेंगे। आपको यूआई में बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्सेस नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि फॉर्म यूआई जनरेट नहीं करता। फॉर्म का काम होता है डेटा कैप्चर करके सर्वर पे सेंड करना। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें वापस में फॉर्म टैग ला देता हूं ताकि आप लोगों से एग्जांपल शेयर हो तो प्रॉपर कोड आपको मिले। अब आते हैं एग्जाम्पल 1B पे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं यूजर से तीन चीजें मांग रहा हूं। फर्स्ट नेम मांग रहा हूं, लास्ट नेम मांग रहा हूं, और मोबाइल नंबर मांग रहा हूं। मोबाइल नंबर में मैंने मैक्स लेंथ क्या दी हुई है फ्रेंड्स, 10। मतलब 10 कैरेक्टर दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, तो 20 या 25 जो भी साइज दे रहा हूं, या नहीं दे रहा हूं तो डिफॉल्ट 20। लेकिन टाइप आप कर पाएंगे मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। करेक्ट, मैक्स लेंथ ये नहीं कंट्रोल करता कितने विजिबल होंगे, मैक्स लेंथ ये कंट्रोल करता है कितने टाइप हो पाएंगे। ठीक, और ये भी नोटिस करिएगा, इस बार मैंने इनपुट कंट्रोल्स में जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको साइज 25 दे दी है। तो जैसे ही मैं इस वेब पेज को रन करूंगा, पुराना वाला मैं क्लोज कर देता हूं, ये हमारे नए वाले का आउटपुट है। अब आप चेक करिए, मैं यहां पर टाइप कर पाऊंगा कितना भी डेटा, कितना भी डेटा है ना, इस पे कोई मैंने मैक्स लेंथ सेट नहीं करी है। यहां भी मैं जितना चाहूं उतना डेटा टाइप कर पाऊंगा। लेकिन यहां अगर आप नोटिस करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक डिजिट में और टाइप कर पाऊंगा, मान लीजिए 2। इसके बाद अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, एज यू कैन सी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, टाइप नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्स लेंथ ने इसकी लिमिट सेट कर दी है। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है सर यहां मोबाइल में हम अल्फाबेट टाइप करें तो टाइप हो जाएंगे, अगर ये रोकना है आपको तो HTML5 में इनपुट के लिए हमारे पास और एक वैल्यू है, हम वो यूज करेंगे।
जिसमें आप सिर्फ न्यूमेरिक डेटा टाइप कर पाओगे। अभी नहीं, अभी आप अल्फाबेट कर दो, सिंबल कर दो, सब अलाउड है। जैसे मैंने यहाँ @#, ये सब टाइप करा, ये भी अलाउड होगा। ठीक है, तो अभी हम HTML4 के हिसाब से इनपुट कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। और HTML4 ये बोलती है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब यू कैन टाइप एनीथिंग, जो भी डेटा आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल। ठीक है, अब आपने इस एग्जांपल में एक चीज नोटिस करी, ये जो आपका फॉर्म टैग का आउटपुट आ रहा है, ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है फ्रेंड्स। प्रॉपरली अलाइन नहीं है मतलब, प्रॉपरली अलाइन नहीं है मतलब आप चेक करिए, मोबाइल थोड़ा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम थोड़े से राइट आ रहे हैं। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा है जो इस पे लगा दे तो अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए? नहीं, अगर आपको लग रहा है अलाइन एट्रीब्यूट, तो वो नहीं है इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है कि हम इसको रैप अप कर दे टेबल के अंदर। याद है ना, मैंने आपसे कहा था HTML के अंदर हम टेबल से लेआउटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि आजकल ये काम करा जाता है विद द हेल्प ऑफ CSS। तो ऑफिशियली तो ये CSS से होना चाहिए, बट अभी तो CSS पड़ी नहीं है, तो क्या करें, अभी हम लोग इसको रैप कर देंगे टेबल के अंदर। मतलब फॉर्म रहेगा, फॉर्म के अंदर का पूरा डेटा टेबल में डाल देंगे, और टेबल के TRTD से इस अलाइनमेंट को हम कर पाएंगे कंट्रोल। ओके, कैसा दिखेगा कोड और कैसा दिखेगा आउटपुट, इसकी बात करते हैं। ये रहा आपका कोड। चेक करिए, सॉरी, चेक करिए, हमारे पास टेबल है, ये हमारी पूरी टेबल की बॉडी है। टेबल के अंदर हमने यूज करा हुआ है TR, करेक्ट, ये 2 TR, तीसरा TR। अब आप नोटिस करिएगा थोड़ा सा आउटपुट पिछले के कंपैरिजन में आपको अलाइन दिख रहा है। चेक करिए, प्रीवियस है, ये हमारा करंट वाला आउटपुट है। Isn't it a better way to design the tables or to design the forms? आप नोटिस करो, थोड़ा सा प्रॉपर अलाइंड आपको दिख रहा है। अच्छा, अब ये मोबाइल राइट की तरफ चाहिए हो तो बिल्कुल सही, मोबाइल अगर राइट की तरफ चाहिए हो तो मोबाइल जहां पर आ रहा है, कहां आ रहा है, TD के अंदर, उसका सेट कर दीजिए आप V अलाइन एट्रीब्यूट, सॉरी अलाइन एट्रीब्यूट, मोबाइल चला जाएगा अलाइन स्लीप। राइट, अलाइन इक्वल टू राइट कर दिया, तो मोबाइल जिस TH में आपने डाला है उसकी वैल्यू हो जाएगी राइट अलाइन। क्लियर? तो अब अगर मैंने रन करा तो क्या होगा, हमारा मोबाइल जो कि डार्क होने के कारण आपको TH था इसलिए डार्क दिख रहा था, ये हो जाएगा आपके फॉर्म पे राइट अलाइन। ठीक है, काम वे वैसे ही करेगा जैसे इसको करना चाहिए। अभी भी आप टाइप कितने कर पाएंगे, अभी भी आप टाइप कर पाएंगे मैक्सिमम 10 डिजिट्स। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर डेटा तो अपन ने ले लिया, सर्वर को कैसे सेंड करेंगे? तो फ्रेंड, सर्वर को डेटा अगर आपको सेंड करना है, तो इस काम को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सबमिट बटन। कौन सा बटन? सबमिट बटन, ये आप यूज करते हैं। तो इसका एक छोटा सा डेमो, ठीक है। तो मैंने कहा यहां इनपुट, या चलिए इसको भी हम एक TR में डाल देते हैं, थोड़ा सा बेहतर आपको दिखेगा। TR TD, TD के अंदर एक ही देना है, तो मैंने कह दिया कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2। याद होगा आपको कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। यहां मैंने कह दिया इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय सबमिट। ठीक है, अगर मैं इतना कहकर इस इनपुट को क्लोज कर देता हूं, चेक करिएगा, तो मेरे सामने इसी वेब पेज पे एक सबमिट बटन आएगा। ध्यान दीजिए, आ रहा है। अब यहां पर मैं अपना डेटा फिल कर दूंगा, तो मैंने फिल करा सचिन, सचिन सॉरी, राइट, मैंने फिल करा कपूर, राइट, और मान लीजिए मैंने कुछ मोबाइल नंबर यहां पर फिल करा। अब जब मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा, तो जो भी डेटा मैंने यहां फिल करा है, फॉर्म टैग उसे सेंड करेगा सर्वर पे। बट सर्वर का तो हमने यहां कुछ नाम दिया ही नहीं है, तो एक्चुअल में क्या होगा, यही पेज आपके सामने दोबारा लोड हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था, एक्शन में कुछ नहीं देते हैं तो करंट पेज ही लोड हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है सर दे दे तो क्या होगा, अगर आपने फॉर्म टैग में लिख दिया एक्शन इक्वल टू, सपोज करिए ये हम कोई रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, और आपने कह दिया register.jsp, सपोज करिए बैकएंड हमारा जावा पे, राइट, तो ये पूरा डेटा इस पेज को सेंड करा जाएगा। लेकिन डेटा पेज को सेंड हो पाए, इसके लिए आपको हर कंट्रोल को देना पड़ेगा एक नाम। जैसा कि मैंने कहा था, डेटा सर्वर पे जब जाता है तो की वैल्यू पेयर में जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां आकर इस वाले को नाम दे दिया, क्या नाम दे दें इसको, नाम F नेम दे दें अपन, फर्स्ट नेम। क्लियर? ये वाले को हम लोग नाम दे देते हैं L नेम, दैट बिकम्स लास्ट नेम, L नेम। ठीक है, ये वाले को हम लोग नाम दे देते हैं, ये हमारा मोबाइल का हो गया, तो इसको हम नाम दे देते हैं नेम इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय मोबाइल। ठीक है, सेव करिए। अब आप चेक करिए, आपको डिफरेंस बिहेवियर में नजर आएगा। राइट, ऊपर यहां पर नोटिस करिएगा, जब मैं सबमिट क्लिक करूंगा, इस एरिया में क्या होता है, ये आपका ब्राउजर का URL है या एड्रेस बार है, यहां देखिएगा क्या होता है। तो मैंने इनपुट्स टाइप करना शुरू करा, फर्स्ट नेम सचिन, सेकंड नेम और लास्ट नेम कपूर, और यहां पर मैंने फिलअप करा कुछ मोबाइल नंबर। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा,
क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं? आपका डेटा सर्वर को सेंड हो रहा है, इसमें फर्स्ट नेम की वैल्यू है सचिन। यही मैं बोल रहा था आपको, की वैल्यू पेयर्स। अभी जो एफ नेम आप देख रहे हो ना, इसको आप जब बैकएंड की कोडिंग पढ़ोगे तो अपन की बोलते हैं, और ये जो सचिन आप देख रहे हो ना, इसको अपन बोलते हैं वैल्यू। ऐसे ये जो आप एल नेम देख रहे हो, इसको अपन की बोलते हैं। ये जो कपूर आप देख रहे हैं, ये इसकी वैल्यू है, मोबाइल की, और सबमिट हो गई उसकी अपने आप में वैल्यू। मोबाइल नहीं जा रहा है, क्यों, क्या हो गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? अच्छा, मोबाइल पे मैंने दिया नहीं क्या, सबमिट पे दे दिया क्या? ओ सॉरी, मैंने सबमिट पे लिख दिया नेम इक्वल टू मोबाइल, माय मिस्टेक। ये आना चाहिए था हमारे इस वैल्यू, है ना? ठीक है। अब अगर आप अपने पेज पे विजिट करें तो आप देख पाएंगे, लेट मी रिफ्रेश इट, सचिन, ओके, कपूर, ओके, यहाँ कुछ मैंने मोबाइल नंबर दिया, सबमिट पे क्लिक करा तो आप देख पाएंगे मोबाइल इक्वल टू दिस वैल्यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या रोल हुआ नेम का। और ये जो फ्रेंड्स पूरा डेटा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा डेटा, ये जब हम बैकएंड कवर करेंगे ना, तब आपको बताऊंगा, इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। ये जो जा रहा है ना, ये पूरा कहलाता है क्वेरी स्ट्रिंग। छोटी छोटी बातें बैकएंड की करते हैं, आगे चलकर बैकएंड भी तो पढ़ना ही है आपको, तो इसको हम पूरे को बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग, जिसमें डेटा जा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। अभी ज्यादा लोड मत लीजिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी बस इतना मान लीजिए कि नेम के कारण सर्वर को डेटा आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो। अच्छा, अब एरर क्यों आ रही है तो वो आप समझ पा रहे होंगे। हमने बता तो दिया रजिस्टर डॉट जेएसपी को डेटा भेजो, बट वेयर इज रजिस्टर डॉट जेएसपी, हमने वो तो बनाया ही नहीं है, इसलिए कोड हमारा बोल रहा है कैन नॉट गेट। ठीक है, जब बना देंगे तो ये डेटा चला जाएगा रजिस्टर डॉट जेएसपी पेज के पास। चलिए, तो ये तो हुई कहानी हमारे फॉर्म टैग के बेसिक चीजों की। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं टेक्स्ट के अलावा और हम क्या क्या फॉर्म टैग या इनपुट कंट्रोल से बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट के अलावा आप इनपुट कंट्रोल से ला सकते हैं पासवर्ड, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं। या मैंने कहा हुआ इनपुट नेम इक्वल टू यूजर पीडब्ल्यूडी, ओके, और टाइप इक्वल टू पासवर्ड। तो पासवर्ड किसके कारण आ रहा है? टाइप के कारण आ रहा है, और नाम उसका मैंने क्या दिया है? यूजर पीडब्ल्यूडी दिया है। तो अब जब सर्वर को डेटा सेंड होगा तो की जगह जाएगा यूजर पीडब्ल्यूडी और पासवर्ड जो मैंने दिया है। लेकिन क्योंकि ये एक लॉगिन पेज बन रहा है फ्रेंड्स, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेथड की वैल्यू जरूर सेट करूं एज पोस्ट। अगर मैंने मेथड इक्वल टू पोस्ट सेट नहीं करा तो फिर क्या होगा? फिर मेथड हो जाएगा गेट। और मैंने आपसे क्या कहा था? अगर मेथड गेट होता है तो डेटा एड्रेस बार में जाता हुआ नजर आएगा, विच इज वेरी बैड प्रोग्रामिंग। एंड यूजर कभी नहीं चाहेगा कि वो लॉग इन करे और डेटा एड्रेस बार में दिखे, क्योंकि अगर ये पब्लिक कंप्यूटर है और ये बंदा हटता है जरा सा कंप्यूटर से, तो कोई भी एड्रेस बार में एक्चुअल पासवर्ड को देख सकता है ना? तो इस बात को भी आप चेक करिए। अगर मैंने यहां मेथड इक्वल टू पोस्ट ना लिखा, लेट मी कट दिस, तो ये पेज कैसा एक्शन या कैसा बिहेवियर शो करेगा? पेज रन हुआ, ठीक है, बहुत प्रॉपर वे में लॉगिन पेज आपके सामने आया। अब सपोज करिए, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, सपोज करिए मेरा यूजर नेम सचिन है, सपोज करिए मेरा पासवर्ड एडमिन है। अब आप ध्यान से नोटिस करिएगा यूआरएल या एड्रेस बार में क्या हो रहा है। दिख रहा है आपको नेम इक्वल टू सचिन एंड पासवर्ड इक्वल टू एडमिन? दिस इज बैड, ये नहीं होना चाहिए। क्या करें इससे बचने के लिए? लेट्स गेट बैक टू द कोड, और हमें यहां पर फॉर्म में कह देना चाहिए मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब जब यूजर डेटा टाइप करेगा, जैसे कि मैंने कहा सचिन और एडमिन, और मैं अब क्लिक करूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे डेटा अभी भी जा रहा है सर्वर पे, बट एड्रेस बार में रिवील नहीं हो रहा है। तो जो भी सेंसिटिव डेटा है वो सर्वर पे सेंड करने के लिए हम मेथड की वैल्यू जरूर सेट करते हैं एज पोस्ट। ठीक है, तो ये हुई बात पासवर्ड्स की। अब जैसा मैंने कहा, उसी इनपुट टैग से आप टेक्स्ट बॉक्सेस के अलावा और भी कंट्रोल्स बना सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो चेक बॉक्स बनाएगा। कैसे बना रहे हैं चेक बॉक्स? बहुत सिंपल है, हमने कह दिया इनपुट में टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। नेम क्यों दिया? सेम रीजन है, नेम देंगे तभी तो सर्वर पहचानेगा कि ये पर्टिकुलर चेक बॉक्स की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पहले चेक बॉक्स का नाम हमने lang1 दिया है, दूसरे का नाम हमने lang2 दिया। अब इन चेक बॉक्सेस के साथ एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी आप यूज करते हैं। नहीं करते हैं तो क्या होता है, और करते हैं तो क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, और आप पहचानने की कोशिश करिएगा ये वैल्यू। अच्छा, चेकबॉक्स का बेसिक बिहेवियर तो याद है ना आपको, मैंने इनिशियली समझाया था। यूजर के सामने ऐसे चेकबॉक्सेस आएंगे, एक के आगे लिखा रहेगा सी लैंग्वेज, एक के आगे लिखा रहेगा पाइथन लैंग्वेज, और यूजर चूज कर पाएगा इसमें से अपनी फेवरेट लैंग्वेज। चेकबॉक्स ही क्यों?
क्या किसी यूजर की एक से ज्यादा फेवरेट लैंग्वेज हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। जैसे मुझे पर्सनली बहुत पसंद सी, जावा और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ऐसे कई यूजर की अपनी मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं फेवरेट, तो वो जो लैंग्वेज चूज करना चाहें उन लैंग्वेजेस को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। करेक्ट। इसलिए हम यूज करते हैं अपनी तरफ से चेक बॉक्सेस। अब आप नोटिस करिएगा वैल्यू के होने और ना होने से क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने पेज रन करा। ठीक, ये हमारे पेज का आउटपुट। एज यू कैन सी हमारे सामने मल्टीपल चेक बॉक्सेस आ रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने सी चूज करा, सी में वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और मैंने चूज करा जावा, जावा में वैल्यू है ना। अब जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए एड्रेस बार में क्या हो रहा है। कुछ देखा आपको? सी की जगह जो नाम जा रहा है lang1, उसकी वैल्यू अपने आप ऑन जा रही है। अब ऑन तो कहीं हमने सेट ही नहीं करा है। जबकि जावा वाला जो नाम जा रहा है lang4, उसमें बकायदा वैल्यू जा रही है JSE, जो अपन लोगों ने सेट करी है। क्या सीखने को मिला? अगर चेकबॉक्स के साथ अपन नहीं देंगे वैल्यू एट्रीब्यूट, तो फिर बाय डिफॉल्ट चेकबॉक्स की वैल्यू ऑन जाएगी, जो थोड़ा अजीब लगेगा बैकएंड डेवलपर को कि ये ऑन क्या है। बेटर होगा ना कि अगर मैंने सी लैंग्वेज चूज करा है तो सी लैंग्वेज जाए एज द वैल्यू। उस केस में बेटर होगा अपन लोग अपने चेक बॉक्सेस में वैल्यू जरूर दिया करें। सो अगर मैं अपने कोड विंडो में आऊं और यहां लिख दूं वैल्यू इज इक्वल्स टू सी लैंग्वेज, ठीक है, और यहां लिख दूं वैल्यू इज इक्वल्स टू पाइथन, तो अब क्या होगा फ्रेंड्स? अब आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब जब ये पेज रन होगा और मान लीजिए एज अ यूजर मैंने पाइथन और सी इनको चूज करा, और मान लो जावा भी चूज करा, सबमिट करा। अब आप देखिए सबके साथ प्रॉपर नाम जा रहा है rather than on getting passed. That's the role of value attribute with your check boxes. ठीक है, अब जैसे चेक बॉक्सेस हैं आपके पास, वैसे आपके पास रेडियो बटन्स भी होते हैं। ये एग्जांपल हम कर ही चुके हैं। अच्छा, एक और छोटा सा एट्रीब्यूट और बता दूं आपको, और वो छोटा सा एट्रीब्यूट होता है चेक्ड एट्रीब्यूट। फ्रेंड्स, चेक्ड एट्रीब्यूट क्या करता है? चेक्ड एट्रीब्यूट ये कहता है कि अगर आपने चेक्ड एट्रीब्यूट यूज कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो चेक बॉक्स ऑन आएगा जिसमें आपने लिख दिया है चेक्ड। मतलब अगर मैं चाहूं यूजर के सामने जब लैंग्वेजेस की लिस्ट आए, ऑटोमेटिकली सी लैंग्वेज सेलेक्टेड आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली C++ सेलेक्टेड आनी चाहिए, तो मैं यहां बोल दूंगा चेक। होगा क्या? होगा ये कि अगर यूजर अब सबमिट क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो चेक्ड हैं वो सर्वर को हो जाएंगे सेंड। ये आप देखते होंगे बहुत बार जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे एक डिक्लेरेशन होता है, आई एग्री टू रिसीव प्रमोशनल ईमेल्स फ्रॉम दिस साइट, और उसका चेकबॉक्स वो लोग बाय डिफॉल्ट ऑन रख देते हैं। होता क्या है, अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं अपने डेटाबेस में। फिर आप देखते होंगे आपके यहाँ बहुत सारी स्पैम ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत सारी प्रमोशनल ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो उसी कारण से होता है। करेक्ट। अब इसका भी आप ध्यान से देखिए रन टाइम बिहेवियर। अब मैं पेज रन करूंगा तो अपने आप C++ अपन लोगों को चेक मिल रहा है। दैट्स बिकॉज ऑफ चेक्ड एट्रीब्यूट। और चेक्ड बुलियन एट्रीब्यूट है। इसका ना होना इसकी वैल्यू को फॉल्स रखता है, इसका होना इसकी वैल्यू को ट्रू कर देता है। तो ये भी थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा कि चेक्ड इक्वल टू तो कुछ दिया नहीं, ये ऐसे ही लिखते हैं। सिर्फ चेक लिख दीजिए, ब्राउजर समझ जाएगा मुझे चेक बॉक्स ऑन रखना है। ठीक है, तो ये हुई बात चेक्ड एट्रीब्यूट के बारे में। अब बात करते हैं रेडियो बटन्स कैसे बनते हैं। तो जैसे आपके पास नेम इक्वल टू टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स है, ऐसे टाइप इक्वल टू आप रेडियो रखते हैं। बट रेडियो में फ्रेंड्स एक बहुत जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? क्या रेडियो बटन मल्टीपल में से कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए? है ना, जैसे मान लीजिए हम जेंडर में दे रहे हैं मेल, हम जेंडर में दे रहे हैं फीमेल, हम जेंडर में दे रहे हैं अदर। करेक्ट। अब हम चाहेंगे ना यूजर एक बार में कोई एक ही चूज कर पाए, तो हमें इन सब को एक ग्रुप में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा? एक ग्रुप में रखना पड़ेगा, ताकि ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाए कि एक बार में एक ही ऑन रहे, दूसरा ऑन करूं तो पहला वाला ऑफ हो जाए। अब इनको एक ग्रुप में कैसे लाएंगे? तो उसका तरीका, हर लैंग्वेज का अपना स्टाइल होता है, उसका तरीका HTML का ये है कि आपको इनके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रखनी पड़ेगी सेम। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने मेल और फीमेल दोनों ही रेडियो बटन्स के लिए नेम इक्वल टू कहा है जेंडर। नहीं कहता तो क्या होगा वो भी अभी आपको दिखाता हूं। पहले आप देख लीजिए, नेम इक्वल टू जेंडर दोनों के लिए सेम है तो क्या हो रहा है। अब आप जब इसको रन कर रहे हैं तब आप नोटिस करिए ये हमारा पेज है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें चेक करिए मेल फीमेल दोनों आ रहे हैं ऑप्शन। मान लीजिए मैंने मेल के बाद फीमेल क्लिक करा, कैन यू सी मेल अपने आप ऑफ हो गया। मैंने फीमेल के बाद मेल पे क्लिक करा, फीमेल अपने आप ऑफ हो गया। ये क्यों हो पाया? क्योंकि दोनों के नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने सेम रखी है। अब अगर मैं अपने पेज में आकर इसको मान लीजिए कर देता हूं जेंडर 1 और इसको कर देता हूं जेंडर 2,
है ना। अब आप देखिए, अपीयरेंस जो आपके रेडियो बटन की थी वो रेडियो बटन ही है, बट अगर आपने मेल और फीमेल दोनों पे क्लिक कर दिया, दोनों बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाएंगे, जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, है ना। इसलिए अगर आप चाहते हो एट अ टाइम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट हो, तो आपको उसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू रखनी है सेम। क्लियर। अब कई बार ऐसा होगा कि आप यूजर से मल्टीपल ग्रुप्स में से एक एक आइटम चूज करवाना चाहेंगे। जैसे मैं चाहता हूं यूजर जेंडर भी दे पाए और यूजर अपना पेमेंट ऑप्शन भी चूज कर पाए। अब उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे रेडियो बटन के बनाने पड़ेंगे दो अलग अलग सेट। ये मेरा पहला सेट है फ्रेंड्स, नोटिस करिए, इसमें हम लोग ले रहे हैं जेंडर, दो रेडियो बटन है, दोनों में नेम इक्वल टू जेंडर है। ये मेरा दूसरा सेट है जिसके अंदर मैं ले रहा हूं पेमेंट ऑप्शन, जिसमें मैंने यूज करे में चार रेडियो बटन, और चारों के लिए नेम की वैल्यू क्या सेट है, चारों के लिए नेम की वैल्यू पेमेंट सेट है। अच्छे से आप कोड देखिए, ये मेरा पहला सेट है जिसमें मैंने टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर, टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेंडर बोला है। डिफरेंस बस दोनों के टेक्स्ट में, एक में फीमेल है और एक में मेल। इधर क्या हो रहा है, इधर टाइप इक्वल टू रेडियो 4 बार है, नेम इक्वल टू पेमेंट सबके लिए सेम है। इस केस में ये होगा कि आप सेकंड वाले ग्रुप में चूज कर पाएंगे क्रेडिट, डेबिट, कैश और कैश ऑन डिलीवरी में से कोई एक, और मेल फीमेल में से चूज कर पाएंगे कोई एक। रन करें, चेक इट आउट। ये आपके पेज का आउटपुट। और बाय डिफॉल्ट डेबिट कार्ड सेलेक्टेड क्यों है, बाय डिफॉल्ट डेबिट कार्ड सेलेक्टेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसमें ऑटोमेटिकली सेट करा हुआ है चेक, है ना, जैसा हमने पिछले रेडियो बटन वाले एग्जाम्पल, सॉरी चेक बॉक्स वाले एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, खैर अगर आपको ये नहीं चाहिए आप इसको हटा दीजिए, तो अब आपका बिहेवियर वैसा ही होगा कोड का जैसा एक्सपेक्टेड है। अब यहां अगर मैंने मेल चूज करा और यहां अगर मैंने चूज करा क्रेडिट कार्ड, तो चेक करिए ऊपर वाले सेट में से मेल चूज होगा, नीचे वाले सेट में से चूज होगा क्रेडिट कार्ड। इस तरह से आप मल्टीपल ग्रुप बनाकर भी बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप में किस रेडियो बटन को आप रखना चाहते हैं। इसके बाद आता है अगला इंपॉर्टेंट कंट्रोल फ्रेंड्स, और अगला इंपॉर्टेंट कंट्रोल है सबमिट, जिसके बारे में बात हमारी हो चुकी है, एक बार फिर ऑफिशियली कर लेते हैं। सबमिट क्या करता है, सबमिट ही है जो फॉर्म में भरा गया पूरा डेटा सर्वर पे पुश करने का काम करता है। यानी सर्वर पे डेटा भेजने में फॉर्म और सबमिट दोनों का कोलैबोरेटिव रोल है। सबमिट ट्रिगर करता है वो एक्शन जिस कारण से ब्राउजर से डेटा सेंड करेगा, और फॉर्म ये बताता है डेटा सेंड कहां करना है। तो इस एग्जांपल में फॉर्म बता रहा है डेटा किसी जेएस कोड को सेंड करना है, मे बी सर्वर पे कोई लॉगिन डॉट जेएस होगा, और जैसे ही हम कहेंगे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, डेटा सर्वर पे हो जाएगा सेंड। वैल्यू नहीं देने और देने में क्या फर्क है, अगर आप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट कैप्शन ब्राउजर डिसाइड करता है, और कुछ ब्राउजर इसकी कैप्शन सबमिट रखते हैं, कुछ कुछ और रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं सारे ब्राउजर्स के लिए, तो बेटर है आप वैल्यू को सेट कर दें ताकि सारे ही ब्राउजर्स पे वैल्यू लॉगिन लिखी हुई आए। तो अब अगर ये पेज रन करा मैंने, तो ये इसका आउटपुट। क्लियर। यहां मैंने कहा यूजर नेम सचिन, यहां मैंने कहा पासवर्ड एडमिन, क्लिक करा, अब आप देख पा रहे हैं लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही क्लिक करूंगा डेटा सर्वर को हो जाएगा सेंड। एज यूजुअल पेज होता तो इस डेटा को रिसीव करके अगला एक्शन होता, पेज फिलहाल नहीं है तो मैसेज आ रहा है पेज इज नॉट वर्किंग और पेज इज नॉट अवेलेबल। ठीक, ये हुआ हमारा सबमिट जो बहुत ही काम का बटन है। अब सबमिट के अलावा जैसा मैंने कहा दो बटन आपके पास और होते हैं, एक का नाम होता है रीसेट और एक नॉर्मल बटन होता है। रीसेट बटन क्या करता है फ्रेंड्स, रीसेट बटन आपके पूरे वेब पेज को, यानी आपके पूरे कंट्रोल्स को उनकी ओरिजिनल स्टेट पे ले जाता है। ओरिजिनल मतलब जब ये पेज पहली बार लोड हुआ था तब ये जैसे थे। तो अब आप मुझे बताइए ओरिजिनली नेम के अंदर क्या था, ओरिजिनली नेम के अंदर गेस्ट वैल्यू आई, करेक्ट। ओरिजिनली सेकंड वाले कॉन्टैक्ट नंबर इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था। ओरिजिनली जेंडर में क्या सिलेक्टेड था, कुछ भी नहीं, है ना। तो अब आप नोटिस करिए मैंने पेज रन करा, ये पेज का ओरिजिनल लुक एंड फील है। नेम में गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर ब्लैंक आ रहा है, मेल फीमेल डी सेलेक्टेड आ रहा है। मान लीजिए मैंने नेम के अंदर लिख दिया अमित, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर में कुछ नंबर टाइप कर दिया, जेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया मेल। अब इससे पहले कि मैं रजिस्टर करूं मैंने क्लियर कर दिया, क्या होगा, पूरा फॉर्म इरेज नहीं होगा, वो जो अमित है ना उसकी जगह आपको गेस्ट दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा फॉर्म अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। कॉन्टैक्ट नंबर इरेज हो जाएगा, मेल फीमेल वाला सिलेक्शन इरेज हो जाएगा। ये करता है रीसेट, यानी फॉर्म को उसकी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंचा देता है। और अगर मैंने गेस भी ना दिया होता, आई मीन वैल्यू एट्रीब्यूट दिया ही नहीं होता, तो उस केस में हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स भी हो जाता ब्लैंक। ठीक है, अगर आपको लग रहा है हमें कुछ ही कंट्रोल्स को क्लियर करना है, तो फ्रेंड्स फिर रीसेट को आप जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल कर सकते हैं।
ऐसे एक डाउट आ सकता है, मान लीजिए मैंने यूजर के सामने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की चॉइस रखी, मेरे पास चेकबॉक्सेस 7 हैं, मैं चाहता हूं यूजर मैक्सिमम 3 चूज कर पाए। अगेन दिस रिक्वायर्स लॉजिक, और ये लॉजिक आप ला पाएंगे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल ये कर देगी कि जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उनमें से यूजर जो चाहे उसको सेलेक्ट कर सकता है। एचटीएमएल ये नहीं बोल सकती कि 7 में से 3 ही सेलेक्ट करो। समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी अपन कर सकते हैं और वो जावास्क्रिप्ट ही कंट्रोल कर पाए। तो ये हुई बात रीसेट बटन की। अब रीसेट के अलावा मैंने आपसे क्या कहा था, मेरे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है जिसका नाम है सिर्फ बटन। तो मैं कहूंगा इनपुट में टाइप इक्वल टू बटन। फ्रेंड्स, इसकी अपनी कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती। अगर आपको इसको फंक्शनैलिटी देनी है तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा जेएस कोड के साथ। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, मैंने आपको कहा था इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं जब हम हेड टैग के चाइल्ड टैग पढ़ रहे थे। अब यहां मैंने कहा है ऑन क्लिक इक्वल टू ग्रीटिंग्स। वेरी गुड। क्या हो रहा है इससे? इससे हम ये बता रहे हैं कि जब ये बटन क्लिक हो तो ये ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन चले, जो कुछ नहीं करेगा, बस एक पॉपअप देगा जिस पे लिखा रहेगा द वर्ड हेलो यूजर। क्लियर? रन करूं तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये पेज मैंने रन करा। क्लियर? ये हमारे सामने एक बटन आया, क्लिक करा तो हमारे सामने आ गया उसका पॉपअप। ठीक है, ये होता है हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन का काम, जिसकी कोई अपनी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं होती है। और अगर मैं यहां ना देता ऑन क्लिक इक्वल टू ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। बटन आता, हाँ जी आता, क्लिक होता, हाँ होता, लेकिन आपको कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिखता। वाई? बिकॉज रीसेट की फंक्शनैलिटी है, सबमिट की फंक्शनैलिटी है, टाइप इक्वल टू बटन की कोई डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी नहीं होती है। ग्रेट, वेरी गुड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे हमने इनपुट की वैल्यूज कवर अप कर ली हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग वैल्यू की तरफ आते हैं और फ्रेंड्स वो है बटन टैग। राइट? बटन भी एक टैग होता है और जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं टाइप इक्वल टू बटन बोलने में और बटन बोलने में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, टाइप इक्वल टू बटन अगर आप बोलते हैं तो इनपुट एक सिंगलटन टैग बन जाता है और उसमें आप कोई बॉडी नहीं दे सकते। जबकि आप अगर बटन बोलते हैं तो ये कंटेनर टैग होता है और आप बटन के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो मर्जी आए वो टेक्स्ट लिख सकते हैं और चाहें तो उस पर कोई इमेज भी लगा सकते हैं। राइट? आप इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट बोलकर इमेज नहीं लगा सकते या टाइप इक्वल टू बटन बोलकर इमेज नहीं लगा सकते, लेकिन यहां पर आप इमेज लगा सकते हैं जब आप बटन टैग दे रहे हैं। यानी बटन टैग और इनपुट टाइप इक्वल टू बटन में क्या फर्क है? दो फर्क है। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन में वो सिंगलटन टैग है, बटन कंटेनर टैग है। दूसरा, टाइप इक्वल टू बटन में कुछ टेक्स्ट वगैरह देना है तो वैल्यू से देना है। यहां पर अगर आपको कुछ टेक्स्ट देना है, पहले मैं इसको हटाता हूं, यहां पर अगर आपको कुछ टेक्स्ट देना है, जैसे कि मैंने कह दिया क्लिक मी, तो ये टेक्स्ट आप इस तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में देंगे। होना वही है क्या कि जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, दो बटन क्यों आ गए, शायद मैंने दो बार लिख दिया। आप चेक करिए, कंपैरिजन के लिए ऊपर हमारे पास एक और बटन है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, आप चेक करिए, अगर मैंने यहां पर लिखा सचिन और क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉपअप आ जाएगा। मतलब काम इसका भी वही है, डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी इसमें भी कुछ नहीं होती है। दी ओनली डिफरेंस इज दैट आप इसके अंदर लाने वाला टेक्स्ट यहां पर लिख सकते हैं इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। और एक फर्क इसके बीच में मैंने आपसे क्या कहा था, और एक फर्क ये है कि मुझे अगर क्लिक मी नहीं चाहिए, उसकी जगह मुझे कोई इमेज चाहिए, तो मैं यहां यूज कर लूंगा आईएनजी टैग। अब ये क्या हो जाएगा, होगा ये एक बटन, लेकिन उसके ऊपर इंपोज हो जाएगी एक इमेज। काम ये अभी भी पहले की तरह करेगा। अगर मैंने कहा सचिन और इस पे क्लिक करा तो ये मेरे को अलर्ट पे दिखा देगा। सचिन कैसे आ रहा है? वो जेएस लगी हुई है जो हमने अभी कवर अप नहीं करी है। सो डोंट गेट कंफ्यूज के सर ये तो आपने बताया नहीं, ये क्या हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट में डॉम प्रोग्रामिंग हो रही है। जावास्क्रिप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम जेएस कवर अप करेंगे तो जरूर बात करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है। हालांकि आपको एक बेसिक आइडिया लग रहा होगा, इस कोड से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम जावास्क्रिप्ट में फेच कर रहे हैं। यूजर ने सचिन तो टाइप कर दिया, अब मुझे वो सचिन चाहिए, वो हम फेच कर पा रहे हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू। क्लियर? तो ये हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन था कि बटन और टाइप इक्वल टू बटन में क्या डिफरेंस है, उसका हमने डिस्कशन करा। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट कंट्रोल पे और ये है इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज। क्या हो रहा है टाइप इक्वल टू इमेज से? फ्रेंड्स, दिखने में आपको इमेज नजर आएगी। एक तो पाथ सेट कर लूं मैं, 2 मिनट। हाँ जी, दिखने में आपको एक इमेज नजर आएगी, बट काम करेगी वो सबमिट बटन की तरह। होगी एक इमेज, काम करेगी सबमिट बटन की तरह, जैसे आप जनरली लाइक्स या डिसलाइक की इमेजेस देखते हैं। करेक्ट? तो अगर मैंने इसको रन करा, नोटिस करिए ये हमारे पास लॉगिन वाली इमेज आ रही है। ठीक है, अब मैंने यहां पर कहा सचिन, यहां मैंने कहा पासवर्ड एडमिन,
अब ये अपने आप में बटन नहीं है, ये एक इमेज है विच इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ बटन। क्लिक करूंगा जैसे ही मैं लॉगिन पे, एज यू कैन सी मेरे पास मैसेज आ रहा है पेज इज नॉट वर्किंग, और अगर मैं बैक करूं तो वापस हम अपने पेज पे आ जाएंगे। बट इसने सबमिट करने काम कर दिया है ना। तो अगर आपको एक इमेज को एक बटन की तरह बिहेव करवाना है तो आपको कहना है इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो इस इमेज के ऊपर वो सारे एट्रीब्यूट लगा सकते हैं जो आप आईएमजी टैग के अंदर सीख कर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है इसकी विड्थ हाइट बहुत बड़ी है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, आप दे सकते हैं विड्थ इक्वल टू 100, हाइट इक्वल टू 30। तो अब आप चेक करिए इस पेज को जब मैं रन करूंगा, पिछले के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा और प्रॉपरली शेप मेरे को बटन मिलेगा। दिस इज टाइप इक्वल टू इमेज, जिसमें हम इमेज को एक्ट करवाते हैं एज सबमिट बटन, जस्ट टू मेक आवर कोड लुक मोर ब्यूटीफुल, लुक मोर फ्रेंडली। देन वी हैव अनदर वैल्यू टाइप इक्वल टू फाइल। बहुत बहुत क्रूशियल। क्या होता है फ्रेंड्स टाइप इक्वल टू फाइल से? टाइप इक्वल टू फाइल की मदद से आप ये ब्राउजर को बताते हैं कि मेरे को एक ऐसा बटन चाहिए जिसको क्लिक करने पर यूजर अपने कंप्यूटर में से कोई फाइल चूज कर पाए। अगर मैं पेज रन करूं तो आप देखिए क्या मिल रहा है हमें मैसेज। चेक करिए, हमें मैसेज में मिल रहा है चूज फाइल। ये मैंने नहीं लिखा है, एज यू कैन सी आपको यहां पर ये दिखेगा टाइप इक्वल टू फाइल के कारण ये अपने आप चूज फाइल लिखा हुआ रहा है। ठीक है, मैंने सिर्फ बोला है टाइप इक्वल टू फाइल। नेम देना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसकी मदद से फिर सर्वर एंड पे हमारी फाइल को आइडेंटिफाई करने में सर्वर वाले कोड को आसानी है। एक और चीज आपके नोटिस में आएगी, जब जब आप टाइप इक्वल टू फाइल लिखेंगे हमेशा फॉर्म के अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका नाम होता है एन्क टाइप। फुल फॉर्म होता है इसका एन्क्रिप्शन टाइप। अगेन इसे आप सिंटेक्स मानिए, इसमें ज्यादा डिटेल पे नहीं जाते हैं अपन। एन्क टाइप सेट करने का पर्पज ये होता है कि जो हम फॉर्म टैग बना रहे हैं उस फॉर्म टैग के अंदर हम नॉर्मल डेटा भी भेज रहे हैं और हम फाइल भी सेंड कर रहे हैं। बस ये हम बता रहे हैं, और यही आ रहा है यहां पर मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा की मदद से। मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये फॉर्म टैग के अंदर नॉर्मल डेटा भी आ सकता है, हालांकि अभी कोई नॉर्मल डेटा नहीं जा रहा है, बट आ सकता है, और साथ में आएगी फाइल भी। अगर आपने एन्क टाइप सेट नहीं करा फ्रेंड्स तो टाइप इक्वल टू फाइल काम नहीं करता है। ये सर्वर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वर पे आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। अभी याद रखना टाइप इक्वल टू फाइल बोलने का मतलब है अपन ये कन्वे कर रहे हैं कि जब फॉर्म डेटा सेंड करेगा वो मल्टी पार्ट डेटा होगा। मल्टी पार्ट मतलब मल्टीपल टाइप्स का फॉर्म डेटा होगा। इट कुड कंटेन नॉर्मल डेटा ऑल्सो एंड इट ऑल्सो कैन कंटेन फाइल्स। अच्छा, फाइल दिखेंगी कैसी वो भी देख लीजिए। मैंने रन करा, ये इंटरफेस हमारे सामने आया, मैंने चूज फाइल पे क्लिक करा, हमारे सामने ऑटोमेटिकली ब्राउज विंडो आएगी जिसमें से मैं कोई भी फाइल चूज कर सकता हूं। लेट्स से मैंने ये इमेज फाइल चूज करी विच इज बकी डॉट जेपीजी। ओपन करा, यहां पर मेरे पास बकी डॉट जेपीजी नाम आ जाएगा, बट इसका आगे की कोडिंग बैकएंड पे लिखनी पड़ेगी। इतना करने से सर्वर पे फाइल नहीं पहुंच जाती है ना। ठीक है, अब ये जो टाइप इक्वल टू फाइल है इसके साथ भी आप कुछ एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। जैसे आप इसके साथ एक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं जिसका नाम होता है मल्टीपल। क्या होता होगा गेस करिए इससे? यस, आप मल्टीपल फाइल्स चूज करके भेज पाएंगे। अभी क्या होगा अगर मैं मल्टीपल नहीं लिखूंगा तो? देखिएगा ध्यान से। अभी ये होगा अगर मैंने पेज रन करा और मान लीजिए मैंने फाइल चूज करी बकी और मैंने चूज करा एपीआई, तो आप चेक करिए बकी हट गई, एपीआई सेलेक्ट हो गई। करेक्ट? मैं चाहता हूं नहीं दोनों ही फाइलें सेंड कर पाए यूजर, तो मैं यहां लिख दूंगा फ्रेंड्स मल्टीपल। क्या होगा मल्टीपल लिखने से? चेक करिए। अब आप अपने पेज को अगर रन करोगे और आपने चूज करा सपोज करिए बकी, सपोज करिए एपीआई, कैन यू सी दोनों सेलेक्ट हो पा रही है? और खाली दो ही नहीं, आप जितनी चाहे सेलेक्ट करें। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ आ जाएगा टू फाइल्स। बैकएंड का कोड जब लिखेंगे तो दोनों फाइलों का नाम भी मिलेगा, उनका कंटेंट भी आपको सर्वर पे मिल जाएगा। दैट इज द बिहेवियर ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट जो आप सेट कर सकते हैं विद टाइप इक्वल टू फाइल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब टाइप इक्वल टू फाइल के साथ एक और ऑप्शन, मैं चाहता था यूजर सिर्फ इमेजेस चूज कर पाए, लेकिन होगा क्या, यूजर दूसरी तरह का डेटा या दूसरी तरह की फाइल भी चूज कर पाए। अगर मुझे यूजर को इमेजेस ही चूज करने को बोलना है तो हम लोग एक और एट्रीब्यूट यूज करते हैं जिसका नाम होता है फ्रेंड्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लिखकर आप ब्राउजर को यह बताते हैं कि जब वो यूजर के सामने वो ब्राउज वाली विंडो खोले तो बस यही एक्सटेंशन की फाइल दिखाए। हालांकि मैं फिर बता दूं, अगर यूजर थोड़ा भी स्मार्ट है और वो ऑल फाइल चूज कर लेगा तो फिर उसको सारी फाइलें दिखेंगी और वो कुछ भी सेलेक्ट कर लेगा।
बट इनिशियली ये लिखकर आप ब्राउजर को ये हिंट दे रहे होते हैं, व्हाट आई वांट इज कि यूजर को सिर्फ पीएनजी और जेपीजी की फाइलें ही दिखे, है ना। तो अब आप चेक करिए, अब अगर मैंने इस पेज को रन करा और क्लिक करा तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर नोटिस करिए कस्टम फाइल लिखा हुआ आ रहा है, और आप यहां पर सिर्फ चूज कर पा रहे हैं जेपीजी और पीएनजी फाइल्स। कोई अगर जीआईएफ फाइल हो या किसी और एक्सटेंशन की फाइल हो तो वो फाइल अब आपको नहीं देखने को मिल रही है। जैसे एपीआई वाली फाइल्स अगर आप देख रहे हो तो नहीं आ रही, क्योंकि उनका एक्सटेंशन पीएनजी और जेपीजी से डिफरेंट रहा होगा, इसलिए ब्राउजर उनको चूज नहीं करने दे रहा है। बट जैसा मैंने कहा, अगर यूजर ने ऑल फाइल कर लिया तो आप चेक करिए वो दूसरी फाइल्स भी सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल क्या होगा, अगर यहाँ कस्टम फाइल सिलेक्टेड है तो आप वही फाइल्स चूज कर पाएंगे जिसका एक्सटेंशन आपने वहां पे करा हुआ है मेंशन। तो मान लीजिए मैंने कैलकुलेटर 3 चूज कर लिया, ये फाइल पीएनजी है तो सर्वर को हो जाएगी सेंड। मतलब बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा है एक्सेप्ट, बट हाँ हिंट तो दे ही रहा है कि भाई इसी एक्सटेंशन की फाइल चूज करने के लिए इनिशियली ऑफर कर। दैट इज अ रोल ऑफ एक्सेप्ट एट्रीब्यूट यूज विद टाइप इक्वल टू 5। ये थे फ्रेंड्स इनपुट से रिलेटेड सारी की सारी वैल्यूज। अगले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू गो विद सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, इसको यहीं क्लोज करते हैं, आप आराम से इसको देखिए। अगले वीडियो में बात करेंगे इनपुट टैक्स इनपुट कंट्रोल से रिलेटेड दो और कंट्रोल्स के बारे में, टेक्स्ट एरिया एंड सेलेक्ट। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।